हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन भार्गव इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छा चल रहा होगा सब कुछ। पिछले अध्याय में हमने आर्टिकल 12, 13 और 14 के बारे में जिक्र किया था, जिसमें आर्टिकल 12 में मैंने आपको राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत विधियां जो है उनके बारे में बताया, और पिछले अध्याय में अनुच्छेद 14 के बारे में जब हमने डिस्कशन किया तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 जो कि अपने आप में समानता की एक मिसाल को पैदा करता है। अगला जो हमारा अनुच्छेद आज हम जिक्र करेंगे वो है अनुच्छेद 15। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही अनुच्छेद 15 जो आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें हीरो के रूप में आयुष्मान खुराना रहे थे, और उस मूवी में हालांकि कुछ, हर फिल्म मैंने बताया ही है कि वो डिबेट की बात अगर हम करें तो उस पर कुछ अच्छी बातें भी होती है और कुछ बुरी बातें भी। उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि कैसे पर्टिकुलर कास्ट को लेकर उन ग्रामीण लोगों के अंदर कैसे किस तरह के उनका व्यवहार किया जाता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। और जब वो उस फिल्म में जो एसएसपी के पद पर दिखाए थे और उन्होंने देखा कि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको मैं बताऊं कि संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 15 क्या अहमियत रखता है। देखिए, आर्टिकल 15, सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, एक पर्टिकुलर लाइन देता है कि कुछ आधारों पर, यह आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ आधारों पर विभेद को प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध अर्थात रोक, प्रतिषेध हम कह सकते हैं प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है कुछ आधारों पर। अब देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ कंफ्यूजन्स दूर करूंगा जो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हम शब्द लगाते हैं धर्म जाति लिंग मूल व स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इस चक्कर में स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और परीक्षा में यही होता है कि छोटी बातें ज़्यादा परेशान करती है। जैसे कि हमारे सफल विद्यार्थी जो हैं रीट के, पिछली बार एक प्रश्न आया था, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था प्रश्न रीट परीक्षा में कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। हमें तो सिर्फ दिख रहे थे महाराणा प्रताप, क्योंकि वही बात है, उनका शौर्य इतना है कि महाराणा प्रताप को देख के हम आगे हाथी या घोड़ा वो तो हमने देखा ही नहीं, और हाथी का नाम देख के हमने चेतक उत्तर कर दिया, तो वहां पर हमने प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ा। तो अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें हैं वो एक्चुअल में क्या है, परीक्षा में कई बार हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है। अब ये देखिए क्या कहता है, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध अर्थात डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है आर्टिकल 15। अब आपको देखना होगा वो कुछ आधार क्या है। देखिए, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान। अब आपको 5 चीजें मैंने बता दी, धर्म, जाति, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान, जो भी ये 5 चीजें हैं। इसके आगे एक वर्ड मैं आपको लगा रहा हूं, केवल। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अब इस शब्द की अहमियत अपने आप बन गई। यहां पर शब्द केवल लग गया है, तो वो यही कहना चाह रहा है कि केवल इन आधारों पर विभेद नहीं होगा। अब देखो, पहली बात तो है विभेद। विभेद क्या चीज होती है कि किसी पर्टिकुलर चीज में हम अगर भेदभाव करते हैं, किसी भी चीज को लेकर दो लोगों के अंतर्गत असमानता करते हैं तो वो भेदभाव हो जाता है। ठीक है, पहला तो शब्द विभेद हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा हम कहते हैं शब्द आ रहा है केवल। अब ये कहता है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अन्य आधारों पर किया जा सकता है इस आर्टिकल के संदर्भ में। ठीक है, अन्य चीजों के आधार पर हो सकता है, ये बात क्लियर हो रही है। तो आपको इस केवल शब्द की अहमियत समझनी पड़ेगी। दूसरी बात अगर हम करते हैं, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान की बात करें, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर आर्टिकल 15 के कुछ रूप हैं, जैसे कि कहता है 15(1), 15(2), 15(3). अब देखिए, ये सिर्फ लगता है स्टेट के लिए, यहां पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में स्टेट अर्थात राज्य। ये कहता है राज्य प्लस नागरिक, अर्थात लोगों पे लगता है, दोनों पे, स्टेट पर भी और सिटीजन पर भी, दोनों पर लगता है। तीसरा क्या कहता है, महिला व बालक अर्थात बच्चे, ये कहता है विमेन प्लस चिल्ड्रन, ये चाइल्ड। ठीक है, अब ये चीज देखो, 15 के मैंने पहले आपको 3, वैसे तो इसके 6 पार्ट हैं,
5 पार्ट तो सामान्य है, छठा ईडब्ल्यूएस का जो है उसको जगह दी जाएगी भारतीय संविधान में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 15(1), 15(2) व 15(3). अब ये क्या कहता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर हम धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, विभेद नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में था भेदभाव। अब भेदभाव करना क्या नेगेटिविटी है कि हम भेदभाव करते हैं तो, लेकिन आपको बता देता हूं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, विभेद करना पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हम किसी को अगर विशेष छूट देते हैं ना तो वो उसका पॉजिटिव रूप बन जाता है। जैसे कि पिछला मैंने आपको बताया था विधि का समान संरक्षण, जो कि अपने आप में क्या है, सकारात्मक है। हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं इस बात पे, तो आपको ध्यान होना चाहिए 15(1) जो कि क्या कहता है, राज्य है। अब देखो यहां पर क्लियर हो रही है आपकी टर्म 15(1) वाली, यहां ध्यान दीजिएगा, ये कहता है राज्य है। राज्य के लिए निर्देश है, कौन सा राज्य है, वही राज्य है जो आर्टिकल 12 में हम राज्य की परिभाषा कर चुके हैं। उसी राज्य के अंदर भाई आर्टिकल 12, मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी थी, फिर दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल जो राज्य की कॉन्सेप्ट आया है ना, ये केवल 2 ही भागों में है। एक तो भाग 3 मौलिक अधिकार और दूसरा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 15(1) में जो ये राज्य है वो वही है जो 12 की बात हो रही है। कहता है कि राज्य जो है वो राज्य केवल राज्य है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो 15(1) के हिसाब से क्या बनता है कि ये भेदभाव कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। मतलब ये है कि व्यक्ति व्यक्ति के साथ भेदभाव कर सकता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए हमारे पास। तो वो कौन सा है, 15(2)। वो कहता है कि राज्य की तो ड्यूटी है ही है भाई, ह्यूमन राइट जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, FR की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये तो राज्य की तो जिम्मेवारी है ही है। 15(2) में कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर न तो राज्य न ही नागरिक अर्थात जनता अर्थात कि लोग भी क्या है आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। किस आधार पे, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेंगे। ऐसा आर्टिकल किस में लिखा है, 15(2). एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान है, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, कोई भी सार्वजनिक जगह है, वहां पर कोई पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, आप अगर मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है किसी के होटल में जाता है, लड़ाई मारपीट करता है, तब वो उसको बाहर भगा देता है या वो पुलिस की सहायता लेता है कानून की, वो तो चलो एक मैटर अलग हो गया। लेकिन अगर वहां पर कोई फलाना व्यक्ति कह दे कि भाई मैं अपने होटल में तुझे नहीं घुसने दूंगा क्योंकि तू फलानी जाति का है, ये गलत हो गया। ये मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने क्या किया, भेदभाव हो गया है। तो और ये कहता है कि विभेद का प्रतिषेध करता है, इसने क्लियर बोला है यहाँ पर। तो ये कहेगा कि भाई आप मुझे जाति के आधार पर बाहर कैसे कर सकते हैं, या वो कह देता है कि मैं आपको मूलवंश आपका वहां का है, फलाने निवासी हो, इसीलिए मैं आपको अपने होटल में नहीं घुसने दूंगा। इस प्रकार के भेदभाव जो नागरिक है वो आपके साथ नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना होगा, न तो ये काम राज्य कर सकता ना नागरिक। पर्टिकुलर 15(1) जो है वो किसके लिए लगता है, राज्य के लिए लगता है। 15(2) किसके लिए लगता है, राज्यों के साथ नागरिकों के लिए। अब ये बात दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए कि 15(2) राज्य प्लस नागरिक जो है वो क्या है, विभेद नहीं करेंगे। यहां पर मैंने दोनों चीजें लिख दी, स्टेट भी लिख दिया और सिटीजन भी लिख दिया। तीसरी बात अगर हम करते हैं, तीसरा ये कहता है 15(3) महिला व बालक। अब 2 वर्ड आपके सामने आ गए, एक विमेंस आ गई, एक चाइल्ड आ गई। अब ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा, विशेष कानून बनाएगा या इनके लिए विशेष कार्य करेगा। देखो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, रिपीट करते हैं, अपने पास्ट में चलते हैं, आर्टिकल 14 में मैंने आपको बताया था, 14 में 2 टर्म बताई थी, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समानता एक जनरल थियरी थी, मैंने बताया था ना, जेनरिक थियरी। जेनरिक थियरी किस प्रकार थी कि वो क्या कहता है कि विधि के सामने सब समान है। ये तो एक साधारण सी बात होगी, कॉमन सी बात होगी, कॉमन लॉ हो गया कि भाई विधि के सामने सब समान है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण, वो एक स्पेसिफिक लॉ बनता है। स्पेसिफिक किस प्रकार से बनता है कि स्पेसिफिक हम कहते हैं महिलाओं के लिए विशेष होना चाहिए, कोई विशेष वर्ग के लिए उपबंध होना चाहिए, या मैंने आपको उदाहरण दिया था आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। अगर अपना और उनका दोनों का प्रावधान अलग है, ठीक है,
तो वो क्या है, हमें समानता मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए दो समान परिस्थिति के लोग हैं, उनके लिए समान कानून रहेगा। वो तो फिर सीधी सी बात है, अगर दो समान परिस्थिति के लोगों को अगर हम विभेद करेंगे तो वो भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे 15(3) पे कि राज्य क्या करेगा, महिलाओं के लिए और बालकों के लिए विशेष कानून की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत वो विशेष कानून क्या हो सकते हैं? देखो, यदि हम बात करें महिलाओं के लिए बात करते हैं तो नंबर 1 बात ये हो सकती है जो आपके स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज। अब पंचायती राज में आपको पता है महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। भाई पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। वो एक तरह से क्या है, देखा जाए तो महिलाओं के लिए विशेष कार्य किया गया, महिलाओं के लिए विशेष कानून हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि 1974 की बात करते हैं, 1974 के अंतर्गत ये जो समानता की रिपोर्ट आई थी, समानता की रिपोर्ट में महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया था। किस पे ध्यान दिया गया था? महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1974 की जो रिपोर्ट बताती है समानता की रिपोर्ट, उसमें भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया। तो इसके बारे में हमें पता चलता है, किससे हमें पता चलता है कि महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था 15(3), क्योंकि आप चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि महिलाओं की भी जो भूमिका है वो हमारे, मतलब हम कभी भी जेंडर को लेके, ये सीधा इन्होंने लिखा ही है सेक्स, ठीक है, लिंग, इसको लेके हम कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भाई आपके देखिए, अब तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे गूगल भी, अगर आप गूगल आईडी भी बनाते हैं तो 3rd जेंडर को भी आपको पता मान्यता मिली है कि उसमें भी ऑप्शन आते हैं मेल, फीमेल या अदर। ठीक है, तो ये कारण यही है कि आर्टिकल 15(3) को क्या करता है, संरक्षण देता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिंग के आधार पर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया 1974 की रिपोर्ट, समानता की रिपोर्ट, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 1987 में महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गई। 1987 में क्या बनाई गई? महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गई। और अगर हम बात करते हैं किनके लिए, बालकों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि 2005 के अंतर्गत 2006 में प्रावधान किया गया था बालकों के लिए बालक संरक्षण एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए, तो अतः 2007 में एक आयोग बनाया गया बालकों के संरक्षण के लिए। तो ये अलग से प्रावधान किए गए, कौन से आर्टिकल के तहत? 15(3) के तहत। देखिए 15(3) में एक मामला भी है, डी पॉल राज बनाम भारत संघ मामला, जिसमें पॉल राज मामले में कहा गया था कि जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा से उनको संरक्षण मिले, वो अधिनियम 2005 को उनको प्रभावी किया गया था पॉल राज बनाम भारत संघ मामले में। तो आर्टिकल देखो 15(3) क्या कहता है कि राज्य महिला व बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। एक तरह से अगर आपके संविधान में क्वेश्चन आ जाता है कि महिलाओं के आरक्षण की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आप क्या लिखेंगे? 15(3). ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 15(3). अब देखिए 15(3) के अंतर्गत अगर और प्रावधान करना चाहें महिलाओं के लिए तो क्या हो सकते हैं? वो प्रावधान ये हो सकते हैं कि अगर हम चाहें महिलाओं के लिए तो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन कर सकते हैं, संसद के अंदर रिजर्वेशन कर सकते हैं महिलाओं का, तो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसके अलावा बालकों के लिए कुछ और भी नीतियां बना सकते हैं। हालांकि आगे चल के आपको पता है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तो कर ही दिया गया, वो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के डिटेल में बता दूंगा। तो आपके आर्टिकल 15 के मैंने आपको 3 पार्ट बताए। नंबर 1, 15(1) क्या कहता है? राज्य जो है वो क्या करेगा, जो अपने कुछ विशेष आधारों पर धर्म, जाति, लिंग, मूलवन, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) क्या कहता है कि राज्यों का तो फर्ज है ही है, प्लस नागरिकों का भी कर्तव्य है, ये नागरिक भी है, नागरिक भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकेंगे, धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ सार्वजनिक जो होटल्स, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
हालांकि वो ये दे सकता है कि ये आर्टिकल 15 में लिखा है। प्रॉपर क्वेश्चन दे दे तो आप क्या लिखेंगे 15(2) के अंदर। तीसरा वो लिख सकता है महिलाओं के आरक्षण की बात किसमें की गई है 15(3) में। तो एक तरह से रिजर्वेशन ही तो हो गया ना। मैंने अभी आपको बताया स्थानीय स्वशासन, राजस्थान में जो पंचायती राज है, महिलाओं को पहले 33% आरक्षण था उसमें सीटों का, अब 50% हो गया है। तो वो क्या है, एक तरह से महिलाओं के आरक्षण के बाद भाई उनको स्थिति को सुधार करने के लिए, उनको पुरुषों के बराबर लाने के लिए ऐसे प्रयास किए गए हैं, तो इसलिए वो अलग से आरक्षण 15(3) देता है। तो ये आपके 3 आर्टिकल हो गए 15(1), 15(2) व 15(3), जिसके अंदर मैंने आपको एक चीज आप ये याद रखना कि 1974 में जो समानता की रिपोर्ट आई थी, 1974 समानता की रिपोर्ट में महिला सशक्तिकरण की बात की गई, 1987 में महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गई और 2007 में बालकों के संरक्षण के लिए एक आयोग की नियुक्ति गई। भाई केंद्रीय स्तर पर एक आयोग बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे 15(4) के बारे में। देखिए 15(4) जो आर्टिकल है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। 15(4) देखिए ये क्या कहता है। हालांकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आर्टिकल है मूल संविधान में नहीं था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 15(4) आर्टिकल है ये मौलिक संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ये कहता है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। अब ये चीज आपको समझने वाली है। क्या कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कही है आर्टिकल 15(4) में, लेकिन इस बात से पहले आपको मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने बताया कि ये आर्टिकल मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया पहले प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। पहला संशोधन कब हुआ था 1951 में, आपको बताया था 1951 में। लेकिन आपको बता देता हूं इस संशोधन से पहले एक मामला बता देता हूं, प्रसिद्ध मामला, जो कि मामले का नाम था चंपाकम दोराई-राजन बनाम मद्रास। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आरएएस जो कर रहे हैं खासकर, ठीक है। चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्य 1951 का ही मामला है। हालांकि आपको बता देता हूं इस टाइम A.K. गोपालन मामला जरूर आया था इससे पहले, लेकिन आगे चल के सज्जन सिंह वाद आएगा, जो भी वाद, राजस्थान वाद सज्जन सिंह था, शंकरी प्रसाद था, वो इसके बाद की बात है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा चंपाकम दोराई जो मामला था, दोराई राजन मामला था, इस मामले में चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास मामले में क्या बोला गया आपको बताता हूं। एक शानदार जजमेंट हुई। वो जजमेंट क्या थी, इस मामले में ये बोला गया आपके पास 2 भाग हैं, एक भाग 3 और एक भाग 4। मामला हमेशा से गंभीर रहा, कौन सा भाग सर्वोच्च है, किसकी सर्वोच्चता मानेंगे आप। अब उन्होंने बोला कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, ठीक है। आरक्षण की बात कौन करता है, ये सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कौन करता है, आर्टिकल 15(4), ठीक है। अब क्या है, भाग 3 और 4 में जब लड़ाई हुई तब न्यायालय ने क्या बात कही, न्यायालय की बात आपको बता देता हूं। न्यायालय एक बात क्लियर करता है, न्यायालय ने बोला कि जो ये भाग 3 है ना, मूल अधिकार, अगर हम माने, मतलब फंडामेंटल राइट्स, यहां देखने वाली बात है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपको ध्यान देना होगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सर्वोच्च हैं, किससे, भाग 4 से। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, ये नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। हालांकि जो ये है कि एकेडमी को मेरे द्वारा नोट्स दिए गए थे उसमें शायद लिखी ना हो ये बात, तो आपको नोट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि पहली बार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवाद की स्थिति किस वाद में सामने आई, उत्तर भरेंगे आप चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951। ये आपका उत्तर होगा कि पहली बार भाग 3 और भाग 4 में विवाद हुआ, जिसके बाद आपको बता देता हूं जो न्यायालय था, न्यायालय की जजमेंट ये थी कि भाग 3 जो है ना, ये ज्यादा प्रभावी है भाग 4 से। क्योंकि अब ये कारण क्या था, कोर्ट का आधार बताता हूं आपको, बता देता हूं नीति निर्देशक तत्वों में एक आर्टिकल आता है 37, ये कहता है
36 में तो लिखा है नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में, ठीक है। 37 कहता है नीति निर्देशक तत्वों का अपरिवर्तनीय होना, ठीक है। न्यायालय में परिवर्तनीय न होना, परिवर्तन अर्थात व्याख्या ना की जाना, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की न्यायालय में व्याख्या नहीं की जाएगी। तो जजमेंट तो सही आ गई, एकदम बिल्कुल सही दे दी उन्होंने क्या बोला कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इनकी न्यायालय में व्याख्या नहीं की जा सकती। ये बहुत अच्छी बात कही थी, इसीलिए उन्होंने भाग 3 पर जोर दिया। जबकि आप अगर भाग 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करो तो आपका आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो पूरा ही परिवर्तनीय है, क्योंकि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 में डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो व्याख्या योग्य है तो कंप्लीटली व्याख्या योग्य है, इसीलिए उन्होंने बोला कि भाग 4 तो कुछ भी नहीं है भाग 3 के सामने। इसीलिए एक ऐसा वाद, आपका प्रश्न 2 तरह से बन सकता है। नंबर 1 जो कि मैं बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं कि पहली बार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच वाद की स्थिति कौन से वाद में आई, चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि इस वाद के अंदर रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये था कि भाग 3 जो है ना वो जो है प्रभावी है ज्यादा भाग 4 से, क्योंकि भाग 4 जो है वो अपने आप में आर्टिकल 37 के हिसाब से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, उसकी न्यायालय में व्याख्या नहीं की जाएगी। जबकि आर्टिकल 32 में भाग 3 की व्याख्या हो सकती है। इसलिए फंडामेंटल राइट जो हैं वो सर्वोच्च हैं। ये बात किस में कही गई, चंपाकम दोराई बनाम मद्रास संघ मामले में। लेकिन वही बात है, देर आए दुरुस्त आए, जो काम सरकार ने, अब राजनीति तो राजनीति है, देखो राजनीति के चक्कर में बहुत सारी बातें हो जाती है। राजनीति खेल ही ऐसा है, क्योंकि अब यहाँ पर ठीक है मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ, राजनीति नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन राजनीति कहीं कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो राजनीति चलती ही रहेगी और राजनीति चलती रही। पहला संविधान संशोधन और आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई, लेकिन वाद में सीधा कह दिया गया था कि ये आरक्षण होगा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये आरक्षण किस आधार पे था, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि के आधार पर यह आरक्षण आपको दिया जाएगा। आर्थिक आरक्षण की बात संविधान में नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 15(4) में जो इन्होंने बोला कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा, वो किस में बोला कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि के आधार पे। देखिए जो ये रिजर्वेशन है ना, हम बहस नहीं करने आए यहाँ पर कि आरक्षण होना चाहिए नहीं, क्योंकि देखिए हम एक पढ़े लिखे, वही बात है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं और हम तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ हम राजनीति करने नहीं आए, ठीक है। हमें ज़्यादा बेटर होगा कि संविधान के अनुकूल चलें, हम जो है उसको समझने का प्रयास करें, बजाय इस बात के बहस के आरक्षण क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर, हालांकि मैं आपको रिजर्वेशन पे अगला आर्टिकल जो 16 है वो कंप्लीटली बताऊंगा आपको, रिजर्वेशन कैसे शुरू हुआ और फाइनली 2019 तक EWS तक कैसे पहुंचा। मतलब 16 आर्टिकल के जितने भी ये 5-6 जो पार्ट हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 15(4) मैंने बताया सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, मामला कौन सा था, चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें वाद में क्या बोला गया, मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं, फंडामेंटल राइट्स सर्वोच्च हैं, ठीक है। अब अगला आर्टिकल इसके अंदर देखिए आता है 15(5). 15(4) में बोला गया सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि के आधार पे क्या है, आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वहां पर बात क्या कही गई थी, सरकारी संस्थान में। लेकिन यहां पर अब आपको बात करनी है निजी या गैर सरकारी। देखो 15(4) मैंने बताया वो संविधान में था ही नहीं, वो जोड़ा गया था कौन से संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। तो जाहिर सी बात है जब 15(4) ही नहीं था तो 5 तो कहां से होगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 15(5) जो है ये 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। संशोधन याद रखेंगे, 93वां संशोधन 2005। तो ये आर्टिकल को, ये 15(5) आर्टिकल किस, 15 का भाग खंड 5 किस में जोड़ा गया, 93 संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, देखो वही दो आधार, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से गैर सरकारी, वहां अपनों देखो 15(4) में सरकारी की बात की थी या निजी,
संस्थानों में आरक्षण। अब आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी भाई, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर 15(4) में अपनों ने बात क्या की थी, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। 15(4) में अपनों ने बात की थी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की। यहां कहता है देखो आधार वही है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि। पहली बात मैंने बताया आरक्षण का आधार वही है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक है। जो अपने मंडल के सहमंडलवाद है, इंदिरासानी बनाम मंडलवाद, वो अपने अगले आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। जो अपने इंदिरासानी पत्रकार थी, उन्होंने जो मंडलवाद जो प्रचलित हुआ था उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए 15(5) सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से गैर सरकारी या निजी संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण की बात की गई 15(5) में। इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है जो जनरली स्टूडेंट्स जो है वो पकड़ नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बता देता हूं इसका अपवाद क्या है। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको आर्टिकल 30(1) के बारे में। देखो आर्टिकल 30(1), इसीलिए मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं इस चीज को, आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 30(1) कहता है, जो 30(1) में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक शब्द है। अल्पसंख्यकों के लिए जो संस्थाओं की बात हुई है, अनुच्छेद 30(1) के अंदर क्या बात हुई है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं जो है, जितनी भी क्या है अपनी अल्पसंख्यकों की जो है शिक्षण संस्थाएं हैं, ये इस आर्टिकल से दूर रहेगी। ये ध्यान रखना आप, आर्टिकल 15(5) से दूर रहेगी अल्पसंख्यक वाली शिक्षण संस्थाएं, कि केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से गैर सरकारी या निजी संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये एक तरह से अपवाद हो गया आर्टिकल 30(1) किसका, 15(5) का। ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 15(5) में लिखा है सामाजिक व, जो पहली बात जोड़ा किसमें गया, 93 संविधान संशोधन 2005 में। तो इसमें याद रखना है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से गैर सरकारी या निजी संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, जो कि 30(1) में लिखा है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं उनको छोड़कर, ये इसको अवॉइड करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए आर्टिकल है 15(6). देखिए वैसे तो आपको बता देता हूं इसकी मौलिक स्थिति। आपके संविधान के अंतर्गत अभी संशोधन हुआ है 103वां संविधान संशोधन, 103वां संशोधन जो कि 2019 रिसेंटली हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 15(6) के संदर्भ में काम करता है। ये किस प्रकार, वो आपको मैं बता रहा हूं। ये कहता है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, अब शब्द आ गया आर्थिक, इसीलिए मामला अभी तक कोर्ट में है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को। क्योंकि आपको बता देता हूं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात कही गई है 15(6) में। देखिए ध्यान दीजिए, आर्थिक दृष्टि, संविधान में आर्थिक आरक्षण की बात कहीं नहीं है। इसीलिए जब नरसिम्हा राव ने, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और उन्होंने जब प्रयास किया था कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए, उस टाइम मामला चला गया था कोर्ट में और क्लियरली कह दिया गया था कि संविधान में आर्थिक आरक्षण जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 15(6), जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019 है, जो हाल ही में आपको पता है नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन्होंने ये लागू किया था। इसको बोला गया EWS, ये आपको याद रखना पड़ेगा। EWS जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात कही गई है। देखिए अब आपको मैंने टोटल 15 के जितने भी पार्ट थे, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं आपको। 15(1) जिसमें मैंने आपको बताया राज्य जो है कुछ आधारों पर, जैसे मैंने केवल शब्द लगाया था, केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। दूसरी बात मैंने आपको बताया 15(2) क्या कहता है, ना केवल राज्य बल्कि सिटीजन जो अपने नागरिक हैं वो भी क्या है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। एक चीज महत्वपूर्ण और बता देता हूं आपको साथ के साथ, जो आर्टिकल 15 जो है ना, ये आर्टिकल केवल किन के लिए है, नागरिकों के लिए है। क्योंकि मैंने आपको 2 से 3 बार अलग अलग चैप्टर में बता चुका हूं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 ये केवल नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्योंकि व्यक्ति कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो नागरिक हो सकता है और एक विदेशी हो सकता है। तो ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहता है केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर। 15(1) में जो राज्य जो विभेद नहीं करेगा, दूसरा मैंने बताया राज्य भेदभाव नहीं करेगा,
दूसरा 15(2) में सार्वजनिक जो अपने जितने प्रतिष्ठान हैं, सार्वजनिक जो भी संस्थान है, अपने सार्वजनिक जो मॉल हैं, अपने जितने भी स्थान आते हैं, शॉपिंग मॉल आते हैं, होटल्स आते हैं, यहाँ पर आपसे इन आधारों पे धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया 15(3) जो कि महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, जैसे कि पंचायती राज में महिलाओं का रिजर्वेशन है। दूसरा, अगर हम बात करें महिलाओं के साथ साथ अगर पार्लियामेंट में भी अगर मान लीजिए आरक्षण लागू कर देते हैं तो एक तरह से महिलाओं को 15(3) में आरक्षण देता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों का भी आरक्षण इसी में आता है, बच्चों के हित में भी कार्य है, जिसमें मैंने आपको एक मामला भी बता दिया, डी पॉलराज बनाम भारत संघ मामला। 15(4) क्या कहता है, जो मैंने आपको बताया कि आरक्षण की बात करता है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो सरकारी संस्थान है उसमें आरक्षण की बात, जो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद मैंने बताया 15(5) जो है, 15(5) में मैंने आपको बताया कि निजी व गैर सरकारी जो भी संस्थान है अपने, उनमें आरक्षण की बात करता है 93 संशोधन 2005 द्वारा। और 15(6) के अंदर मैंने बताया कि अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन 2019, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किया कि जो गरीब सवर्ण हैं उनको भी EWS आर्थिक रूप में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो यह आपका आर्टिकल 15 था कंप्लीटली, जो कहता है कि धर्म। और फाइनली जो अपने बात करते हैं, जो उस मूवी के चर्चा कर रहा था मैं आर्टिकल 15 की, उसमें क्या है, जब वो परेशान हो जाते हैं SSP के इन चक्करों में सुन के कि आप जनरल हैं, SC के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, यहाँ से पानी नहीं पिलाएंगे, ये करेंगे, तो फाइनली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एक जगह वो जब वो जाता है तो देखता है कि शहर में गटर व्यवस्था खुली हो रखी होती है, तो कहता है गटर साफ क्यों नहीं हुए, कहते वो स्ट्राइक पे है समुदाय, तो कहता है ये क्या सिस्टम चल रहा है। फाइनली जब वो इरिटेट हो जाता है तब वो क्या करता है कि एक नोटिस बोर्ड पे अपने कागज पे प्रिंट करके लाता है आर्टिकल 15, और वो कहता है कि आर्टिकल 15 हमें सिखाता है कि हम धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करें, और मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई करता पाया तो उसके लिए मैं स्ट्रिक्टली एक्शन लूंगा एक भारतीय नागरिक होने के नाते, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 15 समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और जो भी अपने आरक्षण की, रिजर्वेशन की बातें हैं वो अगले आर्टिकल 16 में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।